अर्नब वाले का अर्नब वाले का पीजीबीपी आ रहा है 45 लाख। देखो उसका जो डिडक्शन है, उसने जो पहले क्लेम किया था वो 50 लाख था ना, और उसने फिर वो एसेट ट्रांसफर कर दिया नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को विद इन 8 इयर्स, है ना। तो उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करेंगे 50 लाख में। उसमें क्या लिखा, डेट्स नहीं दिए। हाँ तो फिर तो डेट्स दी है ना। हाँ तो दी तो है डेट्स फिर। हाँ 23-24 का डेप्रिसिएशन तो 22-23 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो पहले, और फिर 23-24 का अभी लगा देना इस साल नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को। देखो कितना है डिडक्शन, कितना लिया था उसने, है ना, डेटा देते जाना मुझे। फिफ्टी लैक्स, ठीक है। उसके बाद नोशनल डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का माइनस करोगे, 22-23 का। तो डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। तो 50 लाख का 10% माइनस कर दो 5 लाख, तो ये कितना आ गया, 45 लाख पीजीबीपी की क्या मान लोगे। क्यों, इस साल तो वो आ जा रहा है ना असेट में, इस साल तो तुम ट्रांसफर कर दे रहे हो ना। तो तो वो इस साल के ब्लॉक में जुड़ जाएगा ना नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के।
अगर वो इस साल ट्रांसफर हो रहा है तो वो इस साल के ब्लॉक में जुड़ेगा और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को उसका डिप्रिसिएशन मिलेगा। समझ में आया? तो यही बस करेंगे, इस साल का नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी अपन मंथ्स वाइज कैलकुलेशन नहीं करते ना यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर पीजीबीपी इनकम में डाल देंगे इसको। और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ असेट वाज 50 lakhs, उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन 5 लाख का माइनस करके ये 45 लाख को जोड़ दोगे एक्चुअल कॉस्ट में, मतलब ब्लॉक ऑफ असेट में जुड़ जाएगा 45 लाख। फिर वो ब्लॉक की क्या वैल्यू होगी, उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अच्छा एक नोट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, किसी क्वेश्चन का नहीं है, 35 एडी से रिलेट करता है। ठीक है, ये नोट लिख लो, फिर नया सेक्शन चालू करेंगे अपन। लिखो, इफ असेट ट्रांसफर टू, if asset transferred to non-specified business, if asset transferred to non-specified business after 8 years, if asset transferred to non-specified business after 8 years, before 8 years का क्या होगा वो तो अपन देख चुके हैं, after 8 years। ठीक है, और asset acquired under gift, asset acquired under gift, amalgamation under gift, amalgamation, demerger and previous owner, and previous owner already claimed, and previous owner already claimed deduction, and previous owner already claimed deduction under section 35 AD, and previous owner already claimed deduction under 35 AD। देखो ऑलरेडी 100% का डिडक्शन उस असेट पे मिल चुका है। ठीक है, तो अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जानी चाहिए, निल, है ना। then actual cost of such asset, then actual cost of such asset is nil। ठीक है, चलो हेडिंग डालना, सेक्शन 37, जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन, ठीक है, लिखो, any expenditure, any expenditure not covered under section, any expenditure not covered under section 30 to 36। ठीक है, अभी देखो हमने कुछ स्पेसिफिक की बात तो कर ली, अब जैसे कि हमने क्या क्या बातें करी, रिपेयर, इंश्योरेंस, है ना। ठीक है, टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस बिल्डिंग के, फिर इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस प्लांट एंड मशीनरी के। ठीक है, हाँ, फर्नीचर के, उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन की बात कर ली,
है ना। फिर हमने स्पेसिफाइड बिजनेसेस के 100% डिडक्शन की बात कर ली, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर ली, और फिर हमने जो लास्ट सेक्शन पढ़ा था कौन सा था वो 36 पढ़ा था अपन ने। 36 के अंदर अपन ने अलग अलग चीजों की बात कर ली, इंटरेस्ट की बात, बैड डेट की बात, ठीक है ना। हाँ, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की बात। अब जितने भी रह गए, फॉर एग्जाम्पल सैलरी की स्पेसिफिक बात नहीं हुई, है ना। रेंट की अपन ने बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की, और फर्नीचर की बात की है, बट यूजुअली और दूसरी चीजों का भी रेंट हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट की हमने बात नहीं करी, तो कुछ कुछ खर्चों की हमने स्पेसिफिक बातें नहीं करी। उन सब का एक अक्यूमुलेटेड बात यहाँ पर बता दी गई है 37 में। उन्होंने बोला कि हम बाकी बचे हुए जितने भी खर्चे हैं उनका हम डिडक्शन दे देंगे, बट हमारी कुछ शर्तें हैं वो मान लेना बस, ठीक है। अगर वो कंडीशन पूरी होती है तो हम उनका क्या दे देंगे, तुमको डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। तो कहां तक लिखा तुम लोगों ने? Any expenditure not covered under section 30 to 36 shall be allowed, 30 to 36, सेक्शन 30 से चालू हुआ था ना, ठीक है। shall be allowed as deduction, shall be allowed as deduction under section 37, under section 37 if following conditions are satisfied, ठीक है। पहली कंडीशन बहुत सिंपल सिंपल कंडीशन है बेटा, कॉमन सेंस से अपन सोच सकते हैं, इतनी सिंपल है। लिखो, एक्सपेंडिचर शुड बी, एक्सपेंडिचर शुड बी wholly and exclusively for business or profession, business or professional purpose, expenditure should be wholly and exclusively for business or professional purpose। ऑब्वियसली तभी तो अलाउ करेंगे ना, बिजनेस की इनकम से अलाउ कर रहे हैं ना, तो बिजनेस का खर्चा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन लिखो, कौन सा खर्चा अलाउ होता है, रेवेन्यू नेचर का कि कैपिटल नेचर का, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज एक्सपेंडिचर शुड बी रेवेन्यू इन नेचर, एक्सपेंडिचर शुड बी रेवेन्यू इन नेचर, एंड थर्ड लिखो, एक्सपेंडिचर शुड बी लीगल, एक्सपेंडिचर शुड बी लीगल, ठीक है। नोट डालो, लीगल और इलीगल की बात करेंगे नोट में, ठीक है। लिखो, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर ट्रीटेड एज इलीगल, following expenditures are treated as illegal and are not allowed, ठीक है। देखो सिंपल है, अगर कोई भी ऐसे पर्पस के लिए खर्च किया है जो कि प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, ठीक है, तो वो उसको इलीगल मानेंगे। अगर आपने किसी को कोई बेनिफिट दिया है और उसके लिए वो बेनिफिट एक्सेप्ट करना प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर्स के कोड ऑफ कंडक्ट मतलब लॉ में लिखा हुआ है, जैसे तुम लोगों का भी एक, तुम लोग का क्या, हम लोगों का ठीक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बना हुआ है, उसमें प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ोगे फाइनल में जाकर, उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो सब मतलब ऐड नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। और हम किसी और का क्लाइंट सॉलिसिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
वो खुद से आएगा तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट हम उसको ऐसे नहीं कर सकते कि तुम हमारे से करवा लो काम, हम तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे और ये सब, हम ये सब नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें लिखी। वैसे डॉक्टर्स का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें लिखा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से गिफ्ट नहीं ले सकते, ठीक है, कुछ फ्री में कुछ भी बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर ऐसा किया डॉक्टर्स ने तो करते ही है वो। हाँ, तो वो उसी कंपनी की दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे, जबकि वो हो सकता है कि पेशेंट्स के लिए अच्छी ना हो, या फिर और सस्ती वाली दवाइयां दूसरी कंपनी की अवेलेबल हो, पर वो महंगी कंपनी की दवाइयां लिख रहा है, ठीक है, वो किसी के साथ कमीशन बेस पर, है ना। अब डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि यहीं से टेस्ट करवा के लेकर आओ, हम शक तो करते ही है उनपे, यहाँ से कमीशन बंदी हुई होगी, अलाउड नहीं है वो सब, ठीक है। तो अगर हम ऐसा जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी का हम कर रहे हैं रिटर्न फाइल, और मान लो कि उस उन्होंने डॉक्टर्स को कुछ दिया है फ्री में, तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो लीगल नहीं है। समझ में आया, ठीक है। चलो लिखो, इसमें ए पॉइंट लिखो, पॉज कर दो यार उसको रिकॉर्डिंग। अभी तो डाल ले उसके अंदर, अभी हो सकता है वो वापस आ जाए। डॉक्टर्स अपना कोड बहुत सारा, ऐसा नहीं है, सीए भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते, क्या लगता है तुम लोगों को? बहुत सारा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया जाता है, अब वो बात अलग है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट है, एडवर्टाइजमेंट सही में तुम लोग को कहीं नहीं दिखेगा सीए का होते हुए, और कहीं दिख भी जाता है ना तो मतलब वो जनरली वो लोग कर रहे होते हैं जो सीए नहीं है, और वो सीए के नाम पे ऐड कर रहे होते हैं, तो वो भी रिपोर्ट हो जाता है। बस ये है, बाकी सॉलिसिटिंग वगैरह तो थोड़ी बहुत चलती होगी यार। चलो ए पॉइंट लिखो, फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी पर्पस which is an offense, for any purpose which is an offense or prohibited by any law, or prohibited by any law in India, or prohibited by any law in India or outside India, ठीक है। बी, बी पॉइंट डालना, to provide any benefit or perquisite, to provide any benefit or perquisite to any person, to provide any benefit or perquisite to any person, and acceptance of such benefit, and acceptance of such benefit by such person, by such person is a violation of any law, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं आएंगे इस एग्जाम्पल में, आप किसी को घूस खिला रहे हो वो भी आ जाएगा, क्योंकि घूस का एक्सेप्टेंस भी गलत है, वायलेशन ऑफ लॉ है, violation of any law, rule, regulation or guideline, benefit by such person is a violation, is a violation of any law, rule, regulation or guidelines, ठीक है। और सी पॉइंट लिखो, to compound an offense under any law, हाँ हाँ, to compound an offense under any law। अब बेटा हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि तुम लोग के क्वेश्चन में जब ये पॉइंट्स आए तो तुम लोग को इजी पड़े। एग्जाम्पल्स लिखो, सबसे पहला अपन सैलरी को लेकर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले सैलरी को लेकर डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। बेटा सैलरी टू एम्प्लॉय अगर दिया है आपने तो वो अलाउड होना चाहिए कि डिसअलाउड होना चाहिए? वो अलाउड है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी, अगर सैलरी दी है टू वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में, हाँ, अलाउड होनी चाहिए कि नहीं? अलाउड है। पार्टनर को जो सैलरी दी जाती है वो एज अ फर्म का खर्चा अलाउड है, ठीक है, और वो पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी और फर्म के हाथ में खर्चा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि फर्म और पार्टनर को दो अलग अलग पर्सेस मानता है इनकम टैक्स, ठीक है। इसके बाद अगर तुमने सैलरी अगर वर्किंग पार्टनर को दी है तो ठीक है, अगर स्लीपिंग पार्टनर को दी है तो अलाउ होनी चाहिए क्या? अब बताओ। हाँ, वो काम ही नहीं करता है ना। तो यहाँ पर अब देखो ना, ये वाला पॉइंट जो अपन ने लिखा था ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस नहीं दिया है ना आपने, क्योंकि वो बिजनेस के लिए काम क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन इट इज नॉट अलाउड। अच्छा, अगर कंपनी की बात करें तो सैलरी टू डायरेक्टर्स अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर्स तो एम्प्लॉयज होते ही हैं, ठीक है। चलो, सेकेंड लिखो, एडवर्टिजमेंट। अब वैसे एडवर्टिजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवर्टिजमेंट आप कितना भी करो वो अलाउड है, ठीक है। बिजनेस के लिए जो भी आप एडवर्टिजमेंट करोगे वो अलाउड है। बट यहाँ पर एक नोट लिखना बेटा, ठीक है। लॉ एक चीज को प्रोहिबिट करता है, इनकम टैक्स प्रोहिबिट करता है, मतलब वो डिसअलाउ करता है खर्चे को। बोलो, डिक्टेट करूं, इतना लिख लिया? बताओ, लिखो। इफ एडवर्टिजमेंट इन न्यूज़पेपर, if advertisement in the newspaper, pamphlets, newspaper, comma pamphlets, comma brochure, ब्रोशर की स्पेलिंग बताओ? BRO, हाँ, ब्रोशर्स वो ब्रोशर्स पैम्फलेट जैसे ही होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। BROCHURE, of any political party, of any political party, ठीक है, डैश करके लिख लेना, देन नॉट अलाउड। क्योंकि क्या होता है ना, कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती हैं, तो डोनेशन ना देकर, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती कि हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किया, तो ना करके उनके पैम्फलेट्स में, उनके ब्रोशर में, उनके न्यूज़पेपर में अपना ऐड दे दो, तो हमें क्या दिखेगा कि भाई एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसका पैसा दिया है कंपनी ने, जबकि वो इनडायरेक्टली पार्टी को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं, ठीक है। चलो, थर्ड पॉइंट लिखना, टैक्सेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। टैक्सेस, टैक्सेस में अपन दो बनाएंगे, डायरेक्ट टैक्स और यहाँ नीचे बनाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब अगर तुम टैक्स पे कर रहे हो तो बेटा डायरेक्ट टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स का खर्चा थोड़ी ना अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? नॉट अलाउड है।
बट इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है। यहाँ पे देखना पड़ेगा तुमको, अगर आईटीसी मिल रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारा खर्चा ही नहीं हो रहा, अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है तो वो खर्चा तुम्हारा अलाउड है। टैक्सेस के ऊपर अगर इंटरेस्ट जा रहा है तो तुम टैक्स पे करने के लिए लेट हो जाओ तो तुमको क्या पे करना पड़ता है, उस पे इंटरेस्ट और पेनाल्टी। पेनाल्टी का भी डब्बा बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वाला नॉट अलाउड, इंटरेस्ट भी और नॉट अलाउड पेनाल्टी भी। इनडायरेक्ट टैक्स वाला इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पेनाल्टी नॉट अलाउड है। पेनाल्टी तब आती है ना जब तुमने कोई वॉयलेशन किया हो, तो वॉयलेशन करने की वजह से तुमने अगर कुछ, वो ऊपर भी लिखा था वॉयलेशन ऑफ एनी लॉ, तो फिर वो अलाउड नहीं। ठीक है, अच्छा ये जो दो अलाउड है इसके नीचे ऐसे बनाना, और वो 43B वाला पॉइंट लिखेंगे अपन। याद है 43B वाला? हाँ लिखेंगे, एज पर सेक्शन 43B। पहले ये लिख लो। हाँ 43B वाला पॉइंट खुद से लिख लिया है क्या? देखो, एज पर सेक्शन 43B, it is allowed only if, it is allowed only if it is actually paid, it is actually paid up to due date of return filing, up to the due date of return filing। मैं ये जो लिख रही हूँ वो समझा देती हूँ, वो लिख लिया तुम लोगों ने? देखो, पेनाल्टी की अगर अपन बात करें तो पेनाल्टी दो टाइप की हो सकती है, एक तो ब्रीच ऑफ लॉ के कारण और दूसरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण। ब्रीच ऑफ लॉ के कारण अगर पेनाल्टी आ रही है तो वो अलाउड नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो वायलेशन ऑफ लॉ है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है जिसके कारण पेनाल्टी पे करनी पड़ी है तो वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चल ये हो गया क्या? हाँ, कौन सा पॉइंट लिखा अपने? टैक्सेस लिखा ना। अब लिखो फोर्थ। फोर्थ खर्चे में डालो दिवाली पूजा एक्सपेंस। दिवाली पूजा एक सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके अलावा कोई और भी त्योहार में कोई भी पूजा की है तो कवर होगा इसमें। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल है ये। ठीक है, या फिर मान लो न्यू ऑफिस इनॉग्रेशन करवाया आपने, बेटा एग्जाम्पल दिख रहे थे ना अपन, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ एग्जाम्पल है। ऑफिस ओपनिंग एक्सपेंस करवाया,
ये सब, कोई भी पूजा करवाई है, कोई भी ओकेजन फेस्टिवल है, ठीक है, कोई न्यू ऑफिस का ओपनिंग सेरेमनी है, सब कुछ, ये सब अलाउड है, ये सब कुछ अलाउड। इसके बाद लिखो गिफ्ट्स टू एम्प्लॉइज या कस्टमर को गिफ्ट दिए, ये भी बिजनेस का ही खर्चा है, ये भी अलाउड है ना। गिफ्ट एम्प्लॉयज को भी इसीलिए दिया जाता है ताकि वो लोग काम अच्छे से करें, तो वो भी बिजनेस के ही पर्पस के लिए, और कस्टमर के लिए भी इसीलिए दिया जाता है ताकि वो जुड़े रहें बिजनेस के साथ, सेल हमारी बढ़े, है ना। चलो, इसके बाद प्रीमियम पे किया है फॉर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी अलाउड है। यहां तक लिख लोगे तो बता देना, फिर 7th पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, चलो 7 पॉइंट में लिखो फ्री सैंपल या फ्री, फ्री बीज बोलते हैं, फ्री परक्यूजेट्स टाइप के, ठीक है, फ्री बीज बोलते हैं, प्रोवाइडेड, हाँ तो ठीक कर लेना चलो, प्रोवाइडेड बाय फार्मा कंपनी टू डॉक्टर्स, बताओ ये अलाउड होगा क्या? ये नॉट अलाउड है, ठीक है, ये नॉट अलाउड है बिकॉज इसको क्या मानते हैं अपन? इलीगल, एज इट इज इलीगल। इसके बाद लिखो कॉर्पोरेट, ये वाला ना खर्चा वैसे लीगल ही है और लॉ ही बोलता है करने को कंपनियों को, पर ये अलाउ नहीं किया गया है, मतलब ये कंपनियां करेंगी भी क्योंकि लॉ बोल रहा है करने को, कंपनी लॉ बोल रहा है, और ये इनकम टैक्स में अलाउ भी नहीं किया गया है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, CSR एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। ये नॉट अलाउड है, ठीक है। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस के अपन कुछ कुछ लिख लेते हैं, अदर एक्सपेंसेस, उसमें लिखो टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है,
ऑडिट फीस पे करते हैं फर्म या कंपनी या जो भी, और इसके अलावा जितने भी बचे, ठीक है, ये सब अलाउड है। पर शर्त वही है कि एक्सक्लूसिवली एंड ओनली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए। चलो ये तो हो गया अपना। अब सेक्शन 40 करना है अपन को। कल करवाती हूँ इसको, है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेक्शन है, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं है, मैं पूछ के नीचे बताती हूँ तुम्हें।